हम इंसान इस धरती के सबसे विकसित जीव। आज पृथ्वी पर ऐसा कोई जीव नहीं है जो हमारा मुकाबला कर सके। आज इस धरती पर हमारा ही राज्य है। लेकिन अगर हम समय को पीछे ले जाएं, तो हमें पता चलता है कि हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक ऐसा भी समय था जब इंसानों का नामो निशान तक नहीं था और पृथ्वी पर हमारे जन्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हर तरफ जीवन के अनगिनत रंग रूप नजर आते हैं। हरे भरे पेड़, असंख्य पौधों की प्रजातियां और अलग अलग प्रकार के जानवर। हर तरफ जीवन का एक अनमोल रूप बिखरा हुआ है। लेकिन यह अनमोल जीवन कहीं से अचानक प्रकट नहीं हुआ। इसके पीछे छिपी है एक अरबों साल लंबी और अविश्वसनीय कहानी। यह कहानी है साधारण से असाधारण बनने की। ये कहानी है संघर्ष, बदलाव और विकास की। ये कहानी है मानवता के उदय की, जिसमें हमें कई आपदाओं का सामना करना पड़ा। शिकारी हमें खत्म करने की कोशिश करते रहे। हर कदम पर ऐसा लगता था कि हमारा अंत तय है। जमीन से लेकर पानी तक हर जगह हमें जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। ये सफर है एक सिंगल सेल से इंसान बनने का। तो चलिए समय के पहियों को पीछे घुमाते हैं और देखते हैं कि यह अविश्वसनीय यात्रा आखिर कैसे शुरू हुई। आज से करीब 4 अरब साल पहले धूल और चट्टानों का एक गोला अंधेरे अंतरिक्ष में किसी बेनाम तारे का चक्कर लगा रहा था। इसकी सतह पिघले हुए लावा से बनी थी। यह अनजाना तारा था हमारा सूरज, और यह नर्क जैसी जगह थी पृथ्वी। इस समय पृथ्वी को देखकर कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि भविष्य में इस पर जीवन की 9 मिलियन प्रजातियां रहने लगेंगी। अब यहाँ इस नर्क से ऐसी घटनाओं का क्रम शुरू होने वाला था जो जीवन के जन्म के आधार बनने वाली थी। इन विपरीत परिस्थितियों में जीवन कैसे या कहाँ शुरू हुआ, इसे लेकर कई सिद्धांत हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब इस पर कई एस्ट्रॉयड और मीटियोरॉयड की लगातार बारिश होती थी। हर दिन कई हजार उल्कापिंड धरती पर बरस रहे थे। ये उल्कापिंड अपने साथ बहुत ही खास चीज ला रहे थे। इनके अंदर थी जमी हुई बर्फ, जिसने धरती पर समुद्रों का निर्माण किया। साथ ही ये उल्कापिंड अपने साथ कुछ खास तरह के खनिज और रसायनों को भी लेकर आए। अब धरती पर जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व पानी आ चुका था, जिनमें मिले हुए थे कई तरह के जैविक रसायन। फिर अचानक उस रासायनिक मिश्रण पर सही समय और सही स्थान पर बिजली गिरती है। अरबों वोल्ट की बिजली एक अविश्वसनीय घटनाओं के क्रम को शुरू करती है। ये रासायनिक तत्व एक निश्चित क्रम में जुड़ते हैं और इससे निर्माण होता है डीएनए और जीन का। यही डीएनए और जीन एक साथ मिलकर निर्माण करते हैं पहली कोशिका का। ये एक सिंगल सेल यानी एकल कोशिका थी। फिर आज से 3.5 अरब साल पहले एक अद्भुत घटना घटती है। ये सेल्स खुद का क्लोन बनाने लगते हैं, यानी हर सेल अपने जैसे ही दूसरे सेल को जन्म देने लगा था। यह जीवन की उत्पत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। अगर ये सेल्स अपना क्लोन नहीं बना पाते तो पृथ्वी पर जीवन कभी इतना विकसित नहीं हो पाता। उसके बाद लगभग 2 अरब साल तक पृथ्वी पर जीवन इन सिंगल सेल के रूप में ही रहा। लेकिन फिर आज से करीब 1.5 अरब साल पहले एक और घटना घटती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 2 सिंगल सेल्स आपस में मिलकर मर्ज हो गई और उनके जीन और डीएनए भी एक हो गए। इस तरह शुरुआत हुई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स यानी बहुकोशिकीय जीवों की। सिंगल सेल से मल्टी सेल का जंप जीवन के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। इसके बाद ये मर्ज हुए सेल्स खुद का कॉपी बनाने लगे। इससे जो नई सेल्स का जन्म हुआ उसमें 2 सेल्स के जीन शामिल थे। अब धीरे धीरे इन सेल्स में म्यूटेशन होने लगा। म्यूटेशन का मतलब है इन सेल्स में होने वाला परिवर्तन जो इन्हें और भी बेहतर बनाता है। इन सेल्स से जीवन की अलग अलग शाखाएं निकलने लगी। जीवन अब धीरे धीरे और अधिक जटिल बनने लगा और जीवों का आकार भी बढ़ने लगा। आज से करीब 55 करोड़ साल पहले जीवन अब पूरे समुद्र में फैल चुका था। ये है 3 इंच लंबा एक समुद्री कीड़ा। ये हम थे 55 करोड़ साल पहले। म्यूटेशन के चलते मेल और फीमेल अलग हो गए और उन दोनों ने मिलकर और भी छोटे समुद्री कीड़ों को जन्म दिया और अपने जीन को अपनी नई पीढ़ी में पास करते गए। इसी तरह कई सालों तक जीवन आगे बढ़ता गया। अपने शुरुआती समय में इन समुद्री कीड़ों के पास आंखें नहीं थी। इस समय ये कुछ भी देख नहीं सकते थे, जिससे दूसरे जीव इनका शिकार आसानी से कर लिया करते थे। लेकिन प्रकृति ने इस बार भी हमारी मदद की। अब हमें बहुत जल्द आंखें मिलने वाली थी। इन कीड़ों की कुछ स्किन सेल्स में म्यूटेशन होने लगता है, जिससे इनके कुछ सेल्स प्रकाश को देखने में सक्षम बन गए। अब हमारे पूर्वज इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते थे, अधिक शिकार ढूंढ सकते थे और अधिक शिकारियों से बच सकते थे। अब हम और अधिक समय तक जीवित रहने लगे थे और अपने वंश को और भी तेजी से आगे बढ़ाने लगे थे। धीरे धीरे वही जीव जिंदा बचे जो प्रकाश को देखने में सक्षम थे, और जिन जीवों में ये काबिलियत नहीं थी वे समय के साथ विलुप्त हो गए। इस प्रक्रिया को हम नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। नेचुरल सिलेक्शन वह प्रक्रिया है जो हर जीव को
अपने वातावरण के अनुसार ढालने में मदद करती है। इसी प्रक्रिया से हमारे पूर्वजों ने आंखों का विकास किया था। अब हम प्रकाश को देख तो सकते थे, लेकिन जो हम देख रहे हैं उसे समझना भी तो जरूरी था। और यहाँ पर प्रकृति ने एक बार फिर हमारी मदद की। हमारी आंखों के पीछे कुछ नर्व सेल्स एक साथ जुड़ने लगती हैं और प्रकृति का सबसे जटिल और रहस्यमयी अंग बनने लगा। आज से करीब 52 करोड़ साल पहले हमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग मिल चुका था, हमारा दिमाग। हालांकि इस समय इसका आकार बहुत ही छोटा था, लेकिन हमारा मस्तिष्क साधारण निर्णय ले सकता था, बुनियादी जानकारी को प्रोसेस कर सकता था। इस समय हम एक मछली जैसे जीव थे। इन्हें मिलोकुनमिंगिया कहते हैं। इस समय हमारे विलुप्त होने की संभावना जीवित रहने से कहीं अधिक है, क्योंकि हमसे बड़े कई जीव समुद्र में रहते थे जो अपने से छोटे जीवों का शिकार करते थे। हम इतने छोटे दिमाग की मदद से उनसे लड़ने में सक्षम नहीं थे। अब तक पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियां रही थीं, उनमें से 99% विलुप्त हो चुकी थीं। लेकिन इस बार भी प्रकृति ने हमारा साथ दिया और हमें विकसित होने का मौका दिया। धीरे धीरे हमारे शरीर में जबड़े और दांतों का विकास होने लगा। अब इनकी मदद से हम और अधिक भोजन कर सकते थे, जिससे हमारे शरीर का आकार भी अब बढ़ने लगा। आज से करीब 40 करोड़ साल पहले अब हमारा आकार 1 फुट तक लंबा हो चुका था और हम कवच से ढकी हुई मछली जैसे जीव बन गए थे। लेकिन इतने सालों में सिर्फ हमारा ही विकास नहीं हुआ था। कई समुद्री जीव हमसे कई गुना विशाल बन चुके थे, जो हमें अपना शिकार बनाने के ताक में बैठे थे। अब हमारे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो रास्ते से हट जाएं या फिर मर जाएं। और हमने रास्ते से हटकर भागने का रास्ता चुना। अब हम गहरे समुद्र से किनारे की ओर उथले पानी में आ चुके थे, पर यहाँ भी एक बड़ी समस्या थी। दरअसल समुद्र की गहराई में पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, पर समुद्र के किनारे उथले पानी में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं थी और जहरीला कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून में भर जाता था, जिससे हमारी कोशिकाएं काम करना बंद करने लगी थीं। हम वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि गहरे पानी में शिकारी हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा यहाँ रुकना भी संभव नहीं है। अब केवल एक ही जगह बची है जहां हम जा सकते हैं। 3 अरब सालों से अधिक समय लगा था हमारे पूर्वज को सिंगल सेल से लेकर 1 फुट लंबी कवच वाली मछली बनने में, लेकिन अब हमारा भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा था। लेकिन फिर आज से करीब 37 करोड़ साल पहले हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा किया जो आज से पहले किसी भी मछली ने नहीं किया था। हमने अपना मुंह समुद्र से बाहर निकालकर हवा में सांस ली, और इस तरह हमारे पूर्वजों ने एक नए अंग फेफड़ों का विकास किया। जब भी आप सांस लें, याद रखिए यह इसलिए संभव है क्योंकि एक विशालकाय शिकारी ने हमारे पूर्वजों को ठहरे हुए उथले पानी में धकेल दिया और उन्हें मजबूर कर दिया कि वे हवा में सांस लेना सीखें। हम अब पानी और हवा दोनों में सांस ले सकते थे। ऑक्सीजन लेने के लिए हमारे पास फेफड़े थे और पानी से ऑक्सीजन लेने के लिए हमारे पास गलफड़े थे। आज के समय में हमारे गलफड़े पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले हमने पहली बार अपना पूरा सिर पानी से बाहर निकाला और इस खूबसूरत दुनिया को देखा। सतह पर उगे हुए लंबे लंबे पेड़ों से टकराती ठंडी समुद्र की हवा, यह एक अद्भुत एहसास था। हमारे पीछे समुद्र में एक दलदल जैसी जिंदगी थी, वहीं हमारे सामने एक स्वर्ग जैसा नया अवसर। ये एक चुनाव की घड़ी थी, या तो हम हमेशा के लिए पानी में ही रह जाते और किसी प्राकृतिक आपदा से विलुप्त होने का इंतजार करते, या फिर पानी से बाहर निकलकर एक नई दुनिया का अनुभव करते। और हमने दूसरा विकल्प चुना। टिकटालिक यह वही मछली थी जिसने पानी से बाहर निकलने का साहस किया था। जमीन पर भोजन की मात्रा तो ज्यादा थी, मगर उसे हासिल करना उतना ही मुश्किल था, क्योंकि हम हमेशा से पानी में रहे थे, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव हुआ करती थी। लेकिन जमीन पर सूरज की तेज रोशनी हमारी स्किन में जलन पैदा करती और ऊबड़ खाबड़ जमीन पर घिसड़ने से हमें चोट भी लगती, क्योंकि हमारे पास अभी तक चलने के लिए पैर मौजूद नहीं थे। हम जमीन पर रेंग कर चलते थे। लेकिन यहाँ भी प्रकृति हमारी मदद करती है। नेचुरल सिलेक्शन के चलते हमारी स्किन अब मोटी होने लगी थी और हमारे फिन्स पंजों में बदलने लगे, जिससे हम जमीन पर आसानी से चल पाते थे। आज से करीब 35 करोड़ साल पहले अब हमने जमीन पर चलने के लिए खुद को पूरी तरह ढाल लिया, लेकिन हमारे अंडे इस बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। जमीन पर अंडे सूरज की गर्मी से सूख सकते थे, इसलिए उन्हें एक सख्त खोल की जरूरत थी। इसलिए शुरू में हमारे पूर्वज पानी में ही अंडे देते थे, पर धीरे धीरे नेचुरल सिलेक्शन के चलते उन्होंने इस समस्या को भी पार कर लिया। अब वे जमीन पर ही अंडे देते और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते। आज से करीब 34 करोड़ साल पहले अब हमारे पूर्वज पूरी तरह से जमीन पर जीवन जीने में सक्षम बन चुके थे। पानी से उनका संपर्क लगभग पूरी तरह टूट चुका था। पूरी तरह जमीनी जीवन का अनुभव हमारे लिए एकदम नया था।
हम हवा में सांस लेते, अपना वजन खुद अपने पैरों से उठाते और नए नए गंध, आवाज़ों और दृश्यों से घिरे रहते। अब इतनी सारी जानकारी को प्रोसेस करने के लिए हमें थोड़ा और विकसित दिमाग की ज़रूरत थी, और इस बार भी प्रकृति ने हमारी मदद की। नेचुरल सिलेक्शन के चलते हमारा दिमाग अब धीरे धीरे विकसित और बड़ा होने लगा। अब हमारे पास दिमाग है, हम ज़मीन पर रहते हैं और मज़े से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन ज़मीन पर हम अकेले नहीं थे, और भी कई जीवों ने समुद्री जीवन को छोड़कर ज़मीनी जीवन को अपना लिया है। लाखों प्रजातियां अब जमीन पर रहने के लिए विकसित हो चुकी हैं। ज्यादा जीवों का सीधा सा मतलब था अधिक प्रतिस्पर्धा। अब हमें दूसरे जीवों से भोजन छीनने के लिए संघर्ष करना होगा, और जो शिकार हम करते हैं उसे जल्दी से खाना होगा, इससे पहले कि कोई और हमसे वो छीन ले। इस बार भी प्रकृति ने हमारी सहायता की। नेचुरल सिलेक्शन के चलते अब हमारे जबड़े की मांसपेशियां बड़ी और ताकतवर बनने लगी थीं, जिससे हम अब अधिक भोजन तेजी से खा सकते थे, जिससे हम और अधिक ताकतवर बनने लगे थे। जिन जीवों से कभी हमें खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अब हम उन जीवों का ही शिकार करने लगे थे। अब ऐसा लग रहा था कि हमें कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि हमारे जीवन के हर पड़ाव पर सिर्फ संघर्ष था। करीब 25 करोड़ साल पहले साइबेरिया में पृथ्वी की सतह में हजारों किलोमीटर लंबी दरार पड़ती है, और पृथ्वी के अंदर खोलता हुआ लावा इस दरार के जरिए सतह पर आने लगा। यह सिलसिला आधे मिलियन साल तक जारी रहा। इस लावा ने पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया। इसकी वजह से वातावरण में कई ट्रिलियन टन जहरीला कार्बन डाइऑक्साइड फैल गया, जिससे सूरज की गर्मी वातावरण में ट्रैप हो गई और पृथ्वी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया। इतनी गर्मी हुई कि पौधे और सारे शाकाहारी जीव खत्म हो गए। फिर मांसाहारी जीव भी नहीं बच पाए। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर मौजूद 95% प्रजातियां विलुप्त हो गईं, लेकिन कुछ जीव जीवित रहने में सफल रहे। हमेशा की तरह इस बार भी प्रकृति ने हमारा साथ दिया, लेकिन इस बार प्रकृति ने एक और प्रजाति का भी साथ दिया, जो आगे जाकर विशालकाय डायनासोर बनने वाली थी। करीब 30 करोड़ साल पहले जब ये घटना नहीं घटी थी, तब हम एक बड़े गिरगिट जैसे दिखते थे, लेकिन इस घटना के बाद हम एक बड़ी बिल्ली की तरह दिखने लगे। इस समय हमारे शरीर पर घने बाल होते थे, लेकिन अब इनके सामने एक और नई समस्या आ गई, डायनासोर। उस विनाशकारी आपदा में बचने के बाद डायनासोर्स का विकास हमसे कई गुना तेज हुआ। इस घटना से पहले ये सांप जैसे रेंगने वाले जीव थे, लेकिन करोड़ों सालों के विकास क्रम के बाद डायनासोर्स अत्यधिक विशालकाय हो चुके थे। इन्होंने अब पूरी धरती पर कब्जा कर लिया था, और किसी खूंखार भूखे शिकारी की तरह ये हर जीव को अपना शिकार बनाने लगे। अब अगर हमें जिंदा रहना है तो किसी तरह इन डायनासोर से खुद को बचाना होगा, और हमेशा की तरह इस बार भी प्रकृति ने हमारी मदद की। नेचुरल सिलेक्शन की मदद से लाखों सालों में हम छोटे होते गए और एक गिलहरी के आकार के हो गए, जिससे डायनासोर्स के लिए हमें ढूंढना और पकड़ना कठिन हो गया। डायनासोर के डर की वजह से हम रात में अपने बिल से बाहर निकलने लगे। रात की ठंड से बचने के लिए हमारे शरीर पर मौजूद बाल खड़े हो जाते, जिसमें हवा फंस जाती, जो हमारे शरीर को गर्म रखने का काम करती। यही कारण है कि आज भी ठंड के समय अक्सर हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन डायनासोर से बचने के लिए सिर्फ छोटा होना काफी नहीं था, हमें और ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा। हमें हमारी देखने, सुनने और सूंघने की क्षमता बढ़ानी होगी। हमारी इंद्रियों को इतना तेज होना होगा कि डायनासोर की छोटी से छोटी आहट को भांप सके, और ये सब करने के लिए हमें और भी ज्यादा विकसित दिमाग की जरूरत थी, और प्रकृति ने हमारी इस मांग को भी पूरा किया। कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारा दिमाग इतना विकसित हो चुका था कि वो जटिल से जटिल इंफॉर्मेशन को जल्दी से प्रोसेस करने लगा था। इसी विकास की वजह से आज हमारे रिफ्लेक्सेस इतने तेज हैं। अब हम डायनासोर से बचने में पूरी तरह सक्षम हो चुके थे। वैसे अगर देखा जाए तो डायनासोर्स का अस्तित्व हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। उनके कारण ही हमने शक्तिशाली इंद्रियां और एक शानदार मस्तिष्क विकसित किया। अगर डायनासोर्स ना होते तो शायद हम आज भी अंडे दे रहे होते, लेकिन डायनासोर्स के डर की वजह से हम एक जगह ज्यादा देर रुककर अंडों की देखभाल नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने जीवित संतानों को जन्म देना शुरू किया। इसके साथ ही हमने दूध देने वाली ग्रंथियों को विकसित किया ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके। हमारे ये पूर्वज घने जंगलों में समझदारी से अपना जीवन बिताने लगे थे, और आने वाले भविष्य में हमारी इसी प्रजाति से 4000 अलग अलग प्रजातियां विकसित होने वाली थीं, जिनमें हम इंसान भी शामिल थे। बस हमें इंतजार था एक सही मौके का, जब हम भी अपनी काबिलियत साबित कर सकें, और प्रकृति हमें जल्द ही ये मौका देने वाली थी। करीब 16 करोड़ सालों तक डायनासोर्स ने पृथ्वी पर आतंक मचाया, लेकिन अब समय आ गया था जब पृथ्वी पर उनके शासन का अंत होने वाला था। पृथ्वी पर अब जल्द ही एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था।
आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले सुदूर अंतरिक्ष से आया एक एस्ट्रॉयड मैक्सिको के युकटान पेनिनसुला के पास करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराता है। एक गिलहरी जैसा छोटा जीव अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई का सामना करने वाला है और दांव पर लगा है मानवता का भविष्य। इस टकराव की वजह से धूल की एक मोटी परत पूरे ग्रह को चारों ओर से घेर लेती है, जिससे सूरज की रोशनी का पृथ्वी तक पहुंच पाना असंभव हो गया। इसकी वजह से तापमान में गिरावट आती है, पौधे मर जाते हैं और धीरे धीरे डायनासोर्स भी तबाह हो जाते हैं। वैसे इस घटना को डिटेल में हमने डायनासोर्स के अंत वाले वीडियो में जाना था। इस वीडियो के बाद आप वो भी देख सकते हैं। अब जमीन पर तबाही का मंजर शुरू हो चुका था, जिसमें डायनासोर्स तड़पते हुए मर रहे थे। अब हमारे पास जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता था। हमने जमीन में बिल बनाना शुरू किया और सतह के नीचे जाकर अपनी जान बचाई। कहते हैं जब बड़े गिरते हैं तभी छोटों को उभरने का मौका मिलता है। डायनासोर्स का अंत हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला था। हमने छोटे छोटे मरे हुए और सड़ते हुए कीड़ों को खाना शुरू किया, जिससे हमने इस मुश्किल समय में अपनी जान बचाए रखी। आज से करीब 64 मिलियन साल पहले हमारे कीड़े खाने वाले पूर्वज, जो महज 6 इंच लंबे थे, वो डायनासोर्स के उत्तराधिकारी के रूप में उभर कर सामने आते हैं। अब स्तनधारी जीव जमीन पर प्रमुख प्राणी बन गए। वे नए बने महाद्वीपों में फैल गए। हमारा भविष्य अब उनकी छोटी सी पीठ पर टिका हुआ था। विनाश की राख से जीवन के नए अंकुर उगने लगे थे। अब धीरे धीरे प्रकृति अपने आप को फिर से रिकवर करने लगी थी। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले अब पृथ्वी बिल्कुल पहले जैसी हरी भरी हो चुकी थी। चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ फैल चुके थे। पेड़ों पर फल पकने लगे थे। ये फल पोषक तत्वों से भरपूर होते थे। जितना अधिक फल हम खाएंगे उतना ही अधिक समय तक जीवित रहेंगे। पर अब हमारे सामने एक नई समस्या खड़ी थी। फल पेड़ों के ऊपर होते थे, लेकिन हम तो जमीन पर चलते हैं। हम जमीनी जीवन को छोड़कर पेड़ों पर एक नई जीवन शैली की ओर बढ़ना चाहते थे और एक नई दुनिया, एक नए शरीर की मांग करती है। और इस बार भी प्रकृति ने हमारी इस मांग को पूरा किया। नेचुरल सिलेक्शन के चलते हम धीरे धीरे बंदर जैसी प्रजाति में विकसित हुए, जो पेड़ों पर चढ़ने में सक्षम थे। अब हम पेड़ों पर इधर उधर कूद सकते थे, वहां लगे फलों को आसानी से खा सकते थे। हम पेड़ों की दुनिया को पूरी तरह अपना चुके थे। हम अब उस पहले सिंगल सेल से बहुत दूर आ चुके थे, लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आज से करीब 5.5 करोड़ साल पहले अब हमने पेड़ों की दुनिया के अनुसार खुद को पूरी तरह ढाल लिया था। हमारा अब जमीन से कोई संपर्क नहीं रहा। 1 करोड़ साल तक सब कुछ सही चलता रहा। हम मजे से पेड़ों पर अपनी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। इस 1 करोड़ साल में पृथ्वी का तापमान बदलने लगा, जिसकी वजह से जंगल सूखने और छोटे होने लगे। अब भोजन पाना और भी कठिन हो गया था, लेकिन जैसे तैसे हम उस मुश्किल समय में खुद को जीवित रखे हुए थे। समय के साथ हमारी पूंछ गायब हो गई और हमारे हाथ लंबे और लचीले हो गए थे। बदलते तापमान ने हमारे पूर्वजों और हमें हमेशा के लिए बदल दिया। आज से करीब 3 करोड़ साल पहले एक और घटना घटती है। अफ्रीकन और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होने लगी, जिसकी वजह से ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ। इसके किनारे पर 4000 मील लंबी पहाड़ी श्रृंखला उभरती है। अब जो बादल इंडियन ओशन से जाकर पूरे अफ्रीका में बरसते थे, वे अब इन पहाड़ों के कारण रुक जाते हैं, जिससे अफ्रीका के उस इलाके में सूखा पड़ने लगा। पेड़ और भी दूर होने लगे, खाना और भी मुश्किल से मिलने लगा। हम लाचार और निराश होकर भूख से तड़प रहे थे। हम हमारी जीवित रहने की इच्छा की वजह से यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन अब हमारा भविष्य खतरे में नजर आ रहा था। हमें जिंदा रहने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो हमने पहले कभी नहीं किया, नहीं तो 3 अरब सालों का विकास और संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा। आज से करीब 44 लाख साल पहले इस समय हम आर्डिपिथेकस रमिडस थे। हम करीब 4 फीट ऊंचे थे। हमारा वजन 35 किलोग्राम था और हमारे दिमाग का आकार एक संतरे जितना था। हम अफ्रीका में उसी जगह रहते हैं जहां सूखा पड़ा है। पहले यहाँ हरे भरे वर्षावन हुआ करते थे, लेकिन अब गिने चुने पेड़ नजर आते हैं जो कि एक दूसरे से काफी दूर थे। हम इन पेड़ों की शाखाओं पर खड़े हो सकते थे, चल सकते थे, लेकिन अधिक भोजन तक पहुंचने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर नहीं जा सकते, क्योंकि अब आसपास इतने पेड़ नहीं बचे। अब समय आ चुका था कि हमें पेड़ों से अपनी पकड़ छोड़नी होगी और एक नए जीवन की ओर बढ़ना होगा। ये वही समय था जब हमारे पूर्वजों ने करोड़ों साल बाद एक बार फिर से जमीन पर कदम रखा। हमने पहली बार 2 पैरों पर चलना शुरू किया। यही एक जरिया था दूर मौजूद पेड़ों तक पहुंचकर भोजन प्राप्त करने का। हम अपने लंबे हाथों का उपयोग भोजन को उठाने में करने लगे। अब जो 2 पैरों पर चलने की काबिलियत हमने हासिल की, वो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देते चले गए।
अगले 12 लाख सालों तक हमारा शरीर इतना विकसित हो चुका था कि अब हम लंबी दूरी को तेजी से चलकर तय कर सकते थे। अब हमारे लिए शरण और भोजन ढूंढना आसान हो गया था। लेकिन 2 पैरों पर चलने की वजह से हमारे सामने एक और नई समस्या आ गई। हम पूरी तरह से विकसित बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं रहे। जैसे आज के समय बच्चे के जन्म के लिए 9 महीनों का समय लगता है, पर पहले इससे ज्यादा समय लगता था ताकि बच्चा माता के गर्भ में ही और अधिक विकसित हो सके। लेकिन अब 2 पैरों पर चलने के कारण इतने लंबे समय तक बच्चे को गर्भ में रखना असंभव हो गया। अब इस समस्या की घड़ी में प्रकृति ने एक बार फिर हमारी ओर मदद का हाथ बढ़ाया। नेचुरल सिलेक्शन के चलते हमने एक नई काबिलियत हासिल की। अब हम बच्चों को समय से पहले ही जन्म देने लगे थे। माता के गर्भ में बच्चे का जरूरी विकास हो जाता और बाकी विकास बच्चे के जन्म के बाद होने लगा। यही कारण है कि हम इंसानों के बच्चे जन्म के बाद भी कई सालों तक कमजोर होते हैं। वहीं अगर हम जानवरों की बात करें तो उनके बच्चे जन्म के कुछ घंटे बाद ही चलना फिरना शुरू कर देते हैं। उन्हें कोई देखभाल की जरूरत नहीं होती है। वहीं हम इंसानों के बच्चों को काफी लंबे समय तक देखभाल, सुरक्षा और भोजन प्रदान करने की जरूरत होती है। आज से करीब 32 लाख साल पहले अब हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस बन चुके थे। अब हमारे दिमाग का आकार एक संतरे से थोड़ा बड़ा हो चुका था। हमने हमेशा के लिए पेड़ों पर जीवन को अलविदा कह दिया था और पूरी तरह जमीनी जीव बन चुके थे। हम पूरी तरह से 2 पैरों पर चलते थे, लेकिन जमीन पर रहने के साथ ही वहां रहने वाले शिकारी जानवरों से भी हमें खतरा था। हम सिर्फ उनसे डर के भागते हुए लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। शिकारियों से बचने का एकमात्र तरीका था उन्हें अपने दिमाग से मात देना। जितना ज्यादा हम समझदार और बुद्धिमान होते रहेंगे, उतना ज्यादा हम जीवित रहेंगे। धीरे धीरे प्रकृति ने हमारे दिमाग की क्षमता में सुधार लाना शुरू किया। अब हमारा दिमाग पहले से 2 गुना हो चुका था। आज से करीब 23 लाख साल पहले इस समय हम होमो हेबिलिस थे, जिन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता है। अब हम पृथ्वी पर पहले इंसान थे। हम पहले से बड़े, मजबूत और ज्यादा भूखे थे। इस समय हम छोटे छोटे समूहों में रहते थे, लेकिन हमारे पास कोई स्थायी आवाज नहीं था। हमारा जीवन नोमैडिक था और हम हर कुछ समय में अपनी जगह बदलते रहते थे। जब किसी क्षेत्र में भोजन या शिकार की कमी हो जाती तो हम दूसरी जगह पलायन कर जाते। इस समय हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य भोजन की तलाश और शिकार था। हमारा भोजन पेड़ों के फल, जड़ें, पत्तियां, कीड़े और छोटे जानवर थे। इस समय हम शिकार करने में माहिर हुआ करते थे, लेकिन हम पूरी तरह शिकारी नहीं थे। हम स्कैवेंजर्स भी थे, यानी हम किसी और बड़े जानवर के शिकार के अवशेषों को छीन कर खाते थे। होमो हैबिलिस ही पहले शुरुआती मानव थे, जिन्होंने हथियार बनाने की कला विकसित की। इन हथियारों के साथ हम पूरी दुनिया को बदलने वाले थे। 3 अरब सालों के विकास के बाद अब हम अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेकर चलते थे। इन औजारों ने न केवल हमें भोजन प्राप्त करने में मदद की, बल्कि हमें अन्य शिकारी जानवरों से अधिक ताकतवर भी बनाया। इन हथियारों के दम पर हम शिकारी, भुखमरी और तो और अपने ही रिश्तेदारों से मुकाबला करते थे। ये हथियार हमारे दैनिक जीवन का अहम हिस्सा बन चुके थे। हम अफ्रीका के उसी इलाके में रहते थे जहां सूखा पड़ा हुआ था और पेड़ों की कमी थी। ऐसे में हमें जो कुछ भी मिल जाता हम उसे खा लेते थे। कई बार जानवरों का मांस खत्म हो जाता और सिर्फ उनकी हड्डियां बचती। जब भूख हम पर हावी होने लगी, तब हमने अपने हथियारों की मदद से उन हड्डियों को तोड़ना शुरू किया और उनमें मौजूद बोन मैरो को खाना शुरू किया। इससे हमें अधिक ऊर्जा मिलती थी। इन हथियारों ने हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह बदल कर रख दिया। हथियारों को पकड़ने के लिए हमारे अंगूठे और मजबूत होने लगे, जिससे हम हथियारों को आसानी से पकड़ पाने लगे। हम आज आसानी से कप उठा सकते हैं, पेन से लिख सकते हैं। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने औजारों का उपयोग करने के लिए हमारे शरीर को विकसित किया। होमो हैबिलिस का जीवन आसान नहीं था। हमें हर समय शिकारी जानवरों से सतर्क रहना पड़ता था। हमें बदलते मौसम और पर्यावरणीय परिवर्तनों के साथ भी तालमेल बिठाना पड़ता था। इसके साथ ही होमो हैबिलिस के जीवन का औसत समय छोटा था। ये लोग लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते थे, क्योंकि बीमारियों, चोटों और शिकारियों के हमले से उनका जीवन जल्दी समाप्त हो जाता था। आज से करीब 18 लाख साल पहले अब हम होमो इरेक्टस बन चुके थे। इससे पहले हम स्कैवेंजर्स थे, लेकिन अब हम शिकारी बन गए हैं। अब हम झुंड में एक साथ मिलकर काम करना सीख चुके थे। हमारी ऊंचाई करीब 6 फीट की हो चुकी थी
और अब हमारा शरीर पूरी तरह से सीधा खड़ा रहने में सक्षम हो चुका था, जिससे हम तेजी से भाग सकते थे। हमारा मस्तिष्क भी पहले के मुकाबले कहीं गुना विकसित था। हम अब जटिल से जटिल कार्यों को योजना बनाकर करते थे और जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए नए तरीके खोजने लगे थे। हमारे शरीर में पसीने की ग्रंथियों का विकास हो चुका था, जिससे हम हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करने लगे थे। एक बार हम शिकार के लिए निकले और काफी देर तक शिकार का पीछा करने के बाद हमने अपने हथियारों से उसे मार गिराया। जहां हमने शिकार किया था वहां सूखी घास का मैदान था। इतने में ही वहां अचानक से बिजली गिरती है और आग लग जाती है। हम अपने शिकार को वहीं पर छोड़कर डर के मारे अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। लेकिन मांस हमारे लिए बहुत मूल्यवान था, इसलिए आग के शांत होने के बाद हम वापस आते हैं और उस आग में जले हुए जानवर के मांस को खाते हैं। हमने आज तक इतना स्वादिष्ट और लजीज मांस नहीं खाया था और इसी घटना के बाद हमारा आग से परिचय हुआ। अब प्रकृति की शक्ति हमारे हाथों में थी। हम अब आग में पका मांस खाने लगे थे, जो चबाने में काफी आसान था, जिससे हमारी ऊर्जा भी बचने लगी थी। वही ऊर्जा अब हमारे दिमाग के विकास में खर्च होने लगी। अब हमारे दिमाग का आकार बढ़ने लगा, हम और बुद्धिमान बनने लगे थे। आग के आविष्कार से न केवल भोजन पकाने की सुविधा मिली, बल्कि इसका सुरक्षा, ठंड से बचने और रात में रोशनी प्रदान करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। अब हमारी पारिवारिक संरचना और ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। अब हम बड़े समूहों में रहने लगे थे और शिकार के लिए सामूहिक प्रयास करने लगे थे। इससे शिकार करने में आसानी होने लगी, लेकिन अभी भी हम एक दूसरे से सही ढंग से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, जिससे आपसी समझ बनाना हमारे लिए कठिन था। प्रकृति हम पर शुरू से ही मेहरबान रही है, इसलिए एक बार फिर प्रकृति ने हमारी सहायता की। नेचुरल सिलेक्शन के चलते अब हमारे गले की मांसपेशियों में बदलाव होने लगा। हम अलग अलग तरह की आवाजें निकालने में सक्षम हो गए, जो धीरे धीरे शब्दों में बदल गई। भाषा हमारे लिए एक अनमोल हथियार थी। यह वह आखिरी कड़ी थी जो हमारे पूर्वजों को आधुनिक इंसानों में बदलने वाली थी। होमो इरेक्टस ने न केवल अफ्रीका में अपने अस्तित्व को फैलाया, बल्कि एशिया और यूरोप तक भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हमने नए इलाकों में कदम रखा और पूरी दुनिया में अपना प्रभाव फैलाया। यह दिखाता है कि होमो इरेक्टस अपने समय की सबसे उन्नत प्रजाति थी, लेकिन एक प्रजाति का आगमन अभी बाकी था। आज से करीब 2 लाख साल पहले सिंगल सेल से शुरू होकर जटिल जीवन के रूप में अरबों सालों की सर्वाइवल की जंग लड़ते हुए हम यहाँ पहुंचे। हम होमो सेपियंस, इस धरती के सबसे बुद्धिमान जीव, जिनका दिमाग बहुत बड़ा और शक्तिशाली हो चुका है। हमारे पास पृथ्वी पर किसी भी जीव की तुलना में सबसे बड़ा मस्तिष्क था और यही कारण था कि अब हम में सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता कई गुना ज्यादा थी। हम अपने शुरुआती समय में अफ्रीका में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे हम हर महाद्वीप में फैल गए। हम नए वातावरण और चुनौतियों के हिसाब से विकसित होते गए। हमने घास और पेड़ों के रेशों को बुनकर कपड़े बनाना सीखा। हमने बर्तन बनाने की कला सीखी। हमने सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत की। हमने लिखना और चित्रकारी करना सीखा। हमने खेती और पशुपालन करना सीखा। हम अब केवल भोजन और सुरक्षा तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि हम समाज के निर्माण और संस्कृति के विकास पर भी ध्यान देने लगे। हमने प्रकृति को समझा और उसके साथ तालमेल बिठाया। हमने नदियों के किनारे बसे गांवों को शहरों में बदला। धीरे धीरे हमने विज्ञान और गणित को समझा। पहिए से लेकर अंतरिक्ष यान तक हमने अपने दिमाग की ताकत से असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन यह सफर सिर्फ विकास और सफलता की कहानी नहीं है, यह संघर्ष, साहस और धैर्य की कहानी भी है। हमने अनगिनत आपदाओं का सामना किया। हर चुनौती ने हमें गिराने की कोशिश की, लेकिन हमने हर बार उठकर आगे बढ़ने का रास्ता निकाला। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें अपनी इस अद्भुत यात्रा पर गर्व होता है। यह सफर बताता है कि इंसान ने कैसे मुश्किल हालातों को अपने पक्ष में किया और आगे बढ़ा। तो यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि भविष्य की भी है। जैसे हमारे पूर्वजों ने अपने सपनों को हकीकत में बदला, वैसे ही यह जिम्मेदारी अब हमारी है। हमें अपने ज्ञान, विज्ञान और नैतिकता का उपयोग करके इस धरती और इसके सभी जीवों के लिए बेहतर कल बनाना होगा। सिंगल सेल से इंसान तक की यह यात्रा केवल एक जीव के विकास की कहानी नहीं है, यह हमारी पहचान की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि विकास कभी रुकता नहीं और हमारी सीमाएं सिर्फ हमारी सोच तक ही हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही मैं आपको ऐसी ही 2 और वीडियो रिकमेंड करूंगा। अगर आप विस्तार में जानना चाहते हैं कि डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर ये नेचुरल सिलेक्शन क्या है, तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे उन्हीं वीडियोस में मिलता हूँ। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।